नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर सैयद मोहम्मद राजी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ यूपी इंडिया। प्रोफेसर डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, विकास नगर लखनऊ। डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, GSVM सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कानपुर यूपी। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सैयद, मेरा पहला सवाल आपसे है। जैसा कि ये मिथ है कि डायबिटीज को मैनेज करना कोई रोज का काम नहीं है। लोगों का मानना है कि चीनी के कंजम्पशन पर नजर रखें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या आप उन रोजमर्रा के चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका डायबिटीज से पेशेंट को अक्सर सामना करना पड़ता है, और कैसे सही तरीके से इसे क्योर किया जा सकता है? आपने जैसे कि पूछा कि डायबिटीज में कुछ लोग समझते हैं कि चीनी खाने से या चीनी रोक देने से डायबिटीज ठीक हो जाती है, और ये रोजमर्रा की क्रिया नहीं है। डायबिटीज का इलाज रोजमर्रा की क्रिया है, और इसमें चीनी का रोकना जरूरी है, मीठी चीजों का रोकना जरूरी है, लेकिन दवाओं का लेना भी जरूरी है। दवाएं शरीर में इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित अवधि तक बढ़ाए रखती हैं, चाहे भले ही इंसुलिन लिया हो। कभी भी ये ना समझें कि हमने चीनी बंद कर दी या मीठी चीजें बंद कर दी तो डायबिटीज खत्म हो गई। अगर आप दवा खा रहे हैं, शुगर लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दवा की जरूरत नहीं। दवा के माध्यम से शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए आपको दवा खाना पड़ेगी। डॉक्टर नितिन, एवरीडे चैलेंजेस के रहते डायबिटीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इससे जुड़े क्या मिथ्स हैं? क्या सही में ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से डायबिटीज को मैनेज करने में आसानी होती है? देखिए, 2-3 चीजें हमें अपने जहन में हमेशा रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि डायबिटीज होती क्यों है। ज्यादातर जो डायबिटीज हम अपने जीवन में देखते हैं आजकल, वो टाइप 2 डायबिटीज या जेनेटिक डायबिटीज है, जिसमें जेनेटिकली हमारे बीटा सेल्स कम होते हैं, और ये ओवर एजेस डेकेड से चली आ रही है। फोर फादर्स में रही, फिर बच्चों में रही। तो जिन लोगों में जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशन है इसका, डेफिनेटली हम शुरुआती तौर पे डायबिटीज का प्रिवेंशन काफी हद तक कर सकते हैं अपना जीवन शैली सही रख के। लेकिन ये देखा गया है कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है डायबिटीज की, तो डिस्पाइट ऑल थिंग्स उनमें डायबिटीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो होती है। तो जब ये हो रही है, चाहे जिस एज पे हो, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। और जब एक्सेप्ट करेंगे तो इसके साथ हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे ड्रग थेरेपी, सब कुछ चीजें साथ आएंगी। ऐसा नहीं है कि केवल हमने चीनी छोड़ दी तो हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा, या खाली हम सैर भर कर लिए तो हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा पैनक्रियास कितना सक्रिय है, हमारा बीटा सेल्स कितना सक्रिय है, जिससे हमारे रक्त की शर्करा का लेवल पता चलेगा, और फिर उसके हिसाब से जो भी हमें हमारा फिजिशियन डोज डिसाइड करता है, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो इंसुलिन हो, और चाहे वो खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। ये डिपेंड करेगा कि आपका डिजीज सिवियरिटी कितना है, कैसा है। केवल एक चीज अकेले पूरा काम नहीं कर सकती। अगर हम सोचें कि खाली हम चीनी छोड़ दें और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, या खाली वॉक करें तो कंट्रोल हो जाएगी, तो आई थिंक दैट इज अ मिसकंसेप्शन। हमें अपनी डायबिटीज कंट्रोल के लिए डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, वॉकिंग एक्सरसाइज अडॉप्ट करना है, टाइमली मील्स लेने हैं, अच्छी नींद लेनी है, और साथ में अगर इन सब के बावजूद जरूरत पड़ी तो निर्धारित मात्रा में दवा, जो भी हमारा फिजिशियन डिसाइड करे। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शिवेंद्र से है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि डायबिटीज और डिप्रेशन एक साथ कितनी बड़ी समस्या है? साथ ही डायबिटीज की वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को ठीक रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं? आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज हो या अवसाद या डिप्रेशन हम कहते हैं, दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज के मरीज हैं जो कई साल से अगर पीड़ित हैं, कई तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, या साथ में अनेक कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड, किडनी,
तो ये अपने आप में जो शारीरिक बीमारियां हैं डायबिटीज के साथ साथ, इसकी वजह से कई मरीजों को डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है अपनी लंबी बीमारी के चलते। जैसे कई मरीज आते हैं डायबिटिक फुट अल्सर के, लंबे समय से जो ठीक नहीं हो रहा, ये एक बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन का, या उन्हें किसी वजह से फालिज स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। वहीं दूसरी ओर कुछ पेशेंट जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जिनमें मुख्य बीमारी डिप्रेशन होगी और जिसकी वजह से उनका खान-पान अनियमित हो जाएगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया खान-पान के बारे में, तो डिप्रेशन के मरीजों में बहुत आम बात है कि वो अपना खान-पान नियमित नहीं करते या ज़्यादा खाने लगते हैं, उनके खान-पान का पैटर्न बिगड़ जाता है, उस वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ और डिप्रेशन बहुत एक साथ भी देखे जा सकते हैं और दोनों एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। डॉक्टर सैयद, मेडिकल एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ का इलाज एक बर्डन होता है परिवार पर? इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? हालांकि रियलिटी में डायबिटीज़ मेडिकल केयर से कहीं ज़्यादा है। स्क्रीनिंग, डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ता है, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ रूपी दानव हमारे समाज को निगल रहा है और जब ये बाल कालने में होता है, डायबिटीज़ का स्तर कम होता है, तो मरीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब वो विकराल रूप धारण कर लेता है, तब मरीज़ उस पे ध्यान देते हैं, तब तक हाथ से बात जा चुकी होती है और मरीज़ का खर्चा, बीमारी पे व्यय, दूसरी जटिलताएँ उसमें बढ़ चुकी होती हैं। इसलिए जैसे ही पहली बार शुगर का लेवल बढ़े, अपने डायबिटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए, दवाएँ खाते रहिए, निश्चित जो डाइट पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, नियमित व्यायाम कीजिए और किसी भी भ्रामक जानकारी के चंगुल से बचिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, डायबिटीज़ का खर्च जो है वो डायबिटीज़ की दवाओं पे बहुत कम होता है और कंसल्टेशन पे भी उतना नहीं होता। डायबिटीज़ से होने वाली जटिलताएँ जैसे कि क्रोनिक किडनी डिज़ीज़, जिसमें कि मरीज़ के गुर्दे खराब हो जाते हैं। जब मरीज़ को 3 बार हफ्ते में डायलिसिस के लिए कहा जाता है, असली खर्च वहाँ होता है। या कार्डियक बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी या पक्षाघात की वजह से जीवन भर पंगु एक जीवन बिताना और परेशान रहना, या रेटिना पे खून के धब्बे जम जाना या रेटिना की परत में सूजन आ जाना और उसमें महंगे इंजेक्शन लगवाना। इन सब में जो पैसा खर्च होता है वो डायबिटीज की दवा और कंसल्टेशन से कहीं ज्यादा है और उससे मरीज के जीवन में बहुत कुप्रभाव होते हैं। डॉक्टर नितिन, ये सवाल आपसे है, क्या आप जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के नजरिए से इस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे? जेंडर डिस्पैरिटी की बात की आपने, तो जेंडर में भी ऑलमोस्ट मेल फीमेल्स में थोड़ा सा मेल्स में रेशियो इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेल्स पॉपुलेशन ज्यादा है फीमेल्स के मुकाबले। अदरवाइज ऑलमोस्ट बराबर ही है मेल्स फीमेल्स में डायबिटीज का प्रेवलेंस। लेकिन ये देखा गया है क्योंकि फीमेल्स ज्यादा लंबा जीती हैं तो फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा देखे गए हैं। तो अदरवाइज फीमेल्स क्योंकि अब सक्रिय हो गई हैं समाज में जिस तरीके से हर हिस्से में, तो फीमेल्स अब आउटस्पोकन होके अपने कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस भी करती हैं, उसके लिए ज्यादा सजग हो गई हैं। चाहे वो गांव की महिलाएं हों, चाहे शहर की महिलाएं हों, निचले वर्ग की हों, उच्च वर्ग की हों, दे आर बिकमिंग मोर वोकल। अब जगह जगह इनकी बातें भी हो रही हैं, लेडीज आती हैं, काउंसलिंग होती है उनकी और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग की जो जो हमारा ये अगला आने वाला जो इसका संघर्ष है डायबिटीज मैनेजमेंट का, वो डेफिनेटली एक तो इसको इतना इकोनॉमिकल बनाए कि हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो पाए, हर क्लास ऑफ व्यक्ति इसको ले पाए, थेरेपी को महंगा ना पड़े किसी के लिए, और कोई भी इससे अछूता ना रहे। अगर जो थेरेपीज और जो वो पहुंचनी है वो लेडीज तक पहुंचे, जेंट्स तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। कोई भी पैसे की वजह से या अपने लिंग विशेष की वजह से इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर शिवेंद्र, आपका क्या मानना है कि डायबिटिक मरीज अपने खाने के शौक को पूरा नहीं कर सकता? किस तरह वो डायबिटिक होने के बाद भी अपने डाइट को एंजॉय कर सकता है? डायबिटीज में यदि हम कहें कि हम एक ही तरह का खाना अगर मरीज से बोलें कि रोज खाओ अपने पूरे जीवन काल में, तो ये अतिशयोक्ति होगी। भारत में भी अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो खाने में कई तरह की विभिन्नताएं हैं और पौष्टिक उसमें
पौष्टिकता भी बनी रहती है। जैसे अगर हम अपने दक्षिण भारत के व्यंजनों को देखें तो वहाँ रागी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमूमन यहाँ नहीं किया जाता, जो कि कैल्शियम से भरपूर होता है। वहीं हम अपने नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की तरफ को खाने को देखें तो बाजरे का प्रयोग पहले बहुत किया जाता था। सत्तू एक बहुत कॉमन आइटम था हमारे घरों में जिसको हम इस्तेमाल करते थे। और मोटा अनाज मिलेट्स, जो अब भारत सरकार वापस इस पर बहुत जोर दे रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करें। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन शैली में ले आते हैं तो खाने में हम बदलाव भी कर सकते हैं, स्वाद में बदलाव भी कर सकते हैं। और आप वाकई आप मानेंगे, इस पर हम एक शोध भी करने वाले हैं कि इस तरह के खाने ना सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और साथ में अन्य पोषण भी हमको मिल सकता है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि विभिन्न खानों को हम एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने मधुमेह को नियंत्रित भी कर सकते हैं। हाँ, जंक फूड से हमें फिर भी बचना होगा। डॉक्टर सैयद, डाइट की बात को आगे बढ़ाएं तो क्या हम डायबिटिक पेशेंट की डाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी कल्चर प्रैक्टिस के हिसाब से? बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटीज होने का अर्थ ये नहीं है कि अब वो एक घिसा पिटा अरुचिकर खाना खाएंगे। उनकी कस्टम्स के हिसाब से, कल्चर्स के हिसाब से और डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से हम कैलोरी इंटेक को नियंत्रित करके उन्हें बहुत सारे फूड ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में या पूर्वी हिस्से में देश के चावल खाने की ज़्यादा प्रथा है, जबकि देश के उत्तरी हिस्से में हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम माड़ निकाल के चावल दे सकते हैं मरीज़ को, रोटी कम कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर मरीज़ रोटी ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें चावल कम कर सकते हैं। दाल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सब्जियों में हरे प्रकार की सब्जियाँ सारी खा सकते हैं। अगर मांसाहार करते हैं मरीज़ तो उसमें अंडा बता सकते हैं जिसमें पीला हिस्सा ना हो, और अगर मांस लेते हैं तो उसमें जो व्हाइट मीट होता है वो कह सकते हैं, और उसमें तला हुआ चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ में जो है, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे होते हैं उनको, और जो माड़ वाली चीज़ें होती हैं उनको, और जंक फूड्स को अवॉइड करना होता है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना होता है। डॉक्टर नितिन, कंसल्टेशन के दौरान क्या क्या मिसकंसेप्शन पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, सोसाइटी में हमारे यहाँ डायबिटीज की अवेयरनेस अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसको होनी चाहिए। तो बहुत बार अलग अलग परिवेश से लोग बहुत सारा दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारी पत्नी को शुगर था इसलिए हमको शुगर हो गया। कोई कहता है कि साहब हमने मीठा ज्यादा खाया इसलिए हमको शुगर हो गया। कोई कहता है कि साहब हमने दवाएं हमारी गलत चल गई इसलिए हमको शुगर हो गया। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन समाज में हैं, और लोग डेफिनेटली जब पहले आपके पास आते हैं तो वो एक ना एक डिनायल मोड में होते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनको डायबिटीज है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हूं तो बहुत सारे मरीज गांव से आते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब हम तो हल चलाते हैं, खेती करते हैं, हमारे तो परिवार में किसी को शुगर नहीं रहा, हमें कैसे हो सकता है? आपकी मशीन गलत है, आपकी रिपोर्ट गलत है। या बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारी सास को था तो हमको हो गया, हमारे पति को था तो हमको हो गया। तो तमाम तरीके के मिसकंसेप्शंस होते हैं जो डायग्नोसिस से पहले होते हैं, और उसके बाद डायग्नोसिस के बाद भी जब दवाइयां हम लोग लिखते हैं तो भी मरीज के जहन में बहुत तरीके के मिसकंसेप्शन होते हैं। जैसे अंग्रेजी दवाई खाने से गुर्दे खराब हो जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयां बहुत गर्म होती हैं, इंसुलिन को लेके मिसकंसेप्शन है कि सुई लगती है, दर्द होता है, अब आदमी जिंदगी भर इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हर लेवल पे मिसकंसेप्शन है, और वो इतना ग्रॉस मिसकंसेप्शन, इतना भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, इतना डर भरा हुआ है, इतनी गलत चीजें भरी हुई हैं कि उनको समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शायद पहली दूसरी विजिट जो हमारी पेशेंट्स की हो उसमें निश्चित ये है कि हमें आराम से तसल्ली से बैठ के उनके इन डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन लेवल, कितना पढ़ा लिखा हमारा मरीज है, हमें निश्चित उसको समय देना चाहिए, और जो उसके जेन्युइन डाउट्स हैं उसके मन में वो पूरे करने चाहिए। डॉक्टर शिवेंद्र, ये मिथ है कि डायबिटीज
केवल हेल्थ वाइज इफेक्ट करती है, लेकिन रियलिटी में ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हेल्थ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी ठीक रहे? जैसा कि आपने सही कहा कि केवल हमारी हेल्थ नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है और हमारी इंटरपर्सनल मतलब हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते भी इफेक्ट करते हैं। पर्सनल ऐसे कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि डायबिटीज़ में मेन डर ये नहीं होता है कि शुगर बढ़ी है। मेन जो दिक्कत है वो ये कि जो कॉम्प्लिकेशन है किडनी पर इफेक्ट या पक्षाघात हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटिक फुट हो गया जिसमें अल्सर हो गए, आँख खराब हो गई। पर्सनल लाइफ वहाँ ज़्यादा हमारी परेशानी बन जाती है कि हमारे अंग खराब हो रहे हैं, हम देख नहीं सकते, हम ठीक से चल नहीं सकते, चलने में सीने में दर्द हो रहा है। तो जब ये कॉम्प्लिकेशन होंगे तब पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा खराब होती है। केवल शुगर बढ़ी रहने वाली स्टेज पे जब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वहाँ पर पर्सनल लाइफ उतनी अफेक्टेड नहीं होती। और जैसा डॉक्टर साहब ने सही कहा कि मरीज उस स्टेज में जब केवल शुगर रहती है और हमारे बाकी सिस्टम ठीक काम करते हैं, तब हम अपनी शुगर के बारे में उतने अच्छे से इलाज के बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श नहीं लेते या रेगुलर परामर्श नहीं लेते। हमको उसी स्टेज पे अपनी डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी कई बार खराब होते हैं। डायबिटीज की वजह से हमारे अभी 2 शोध हुए जिसमें पुरुषों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फीमेल्स में भी सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी यौन संबंधों में भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो डायबिटीज ना सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी दुष्प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर हम समय रहते इसका सही से इलाज करें तो ज्यादातर दुष्परिणाम और पर्सनल लाइफ और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बरकरार रखा जा सकता है। डॉक्टर सैयद, फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट डायबिटीज के पेशेंट को ठीक होने में कितना मददगार साबित होते हैं? फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट डायबिटीज के मैनेजमेंट में एक वरदान साबित हो सकता है। स्पेशली जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं तो वो ज्यादातर बच्चों में होती है जो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। यदि उनके माँ बाप जागरूक हैं तो बच्चे की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती। और अगर अच्छे पढ़े लिखे समाज से बच्चा आता है तो वहाँ उसको छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि बहुत ही आम बात है कम अशिक्षित लोगों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, गाँवों में, जहाँ पे उसको दोस्त नहीं मिलते खेलने के लिए, कोई बात नहीं करता है, कोई उसके साथ रहता नहीं है और ये लोग मानते हैं कि शुगर हो सकता है उसके साथ खेलने से या उसके साथ रहने से या बोलने से या इवन उस डेस्क पे बैठने से जहाँ वो स्कूल में बैठ रहा है। तो इस चीज़ को मरीज़ इस प्रताड़ना को झेलते-झेलते मानसिक रोगी बन जाता है। लेकिन अगर वो समाज और परिवार उसके साथ है तो वो इस सब से छुटकारा पा लेता है। डॉक्टर नितिन, डायबिटिक पेशेंट के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है, ये मिथ है या फैक्ट है? क्या ऐसे स्पेसिफिक टूल्स और रिसोर्सेज हैं जिनकी रिकमेंडेशन से पेशेंट की कंडीशन बेहतर की जा सकती है? कि बिना पेशेंट के सेल्फ मॉनिटरिंग के और बिना पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट के ग्लूकोज मॉनिटरिंग कभी भी नहीं हो सकती है, शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। पेशेंट को बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि आप समय पे अपने ग्लूकोज की मॉनिटरिंग जरूर करते रहें। फिर कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो लोग इंसुलिन पर हैं या जिनमें शुगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, कभी हाई हो गई कभी लो हो गई। तो ऐसे मरीजों में ऐसी कई सारी विधाएं आ गई हैं। एक हम लोग एजीपी कहते हैं, एम्बुलेटरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। छोटी सी चिप होती है जिसको हम चिपका देते हैं मरीज पे और वो मरीज का हर 10-10 मिनट पे 15-15 मिनट पे शुगर लेता रहता है। और ऐसे पेशेंट में एजीपी बहुत फायदा करता है कि कहीं शुगर रात को लो तो नहीं हो रहा है, क्या खाने के बाद बढ़ रहा है, क्या खाने के बाद घट रहा है, इंसुलिन की डोज कितनी निर्धारित करनी है। ये सारी चीजें एजीपी के ग्राफ को देख के चिकित्सक भी और यहाँ तक कि स्वयं पढ़े लिखे मरीज भी उससे निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे ही एजीपी की तरह एक कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम या सीजीएमएस होता है। सीजीएमएस और भी बढ़िया और भी मिनट टू मिनट शुगर रिकॉर्डिंग कर देता है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से। फिर जो लोग अफोर्डेबल हैं, अच्छे इकोनॉमिक वर्ग के लोग हैं, शुगर नहीं कंट्रोल होते हैं, तो उनके लिए इंसुलिन पंप्स के ऑप्शन है। इंसुलिन पंप
आजकल बहुत कंफर्टेबल आ गए हैं, छोटे से पंप्स होते हैं, हालांकि इनकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है और उनको जिनका शुगर्स नहीं कंट्रोल होता उनको ये भी दिया जा सकता है अगर पेशेंट अफोर्डेबल है। पंप से भी देखा गया है, इंसुलिन पंप से शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत कम हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया या लो शुगर होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके का पेशेंट है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो कितना एजुकेटेड है, कितना अफोर्ड कर सकता है उसकी, और कितना वो अपना शुगर के बारे में सजग है। तो हर लेवल पे हर तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं और उन पे और आगे भी शोध चल रहे हैं कि इससे भी बेहतर ऑप्शन आ जाएं। जैसे हमारा पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसी तरीके से एक ग्लूकोमीटर पे काम चल रहा है कि वो खाली हाथ उंगली में लगाया आपका शुगर बता देगा। ये और भी इस तरीके की चीजें जिन पे काम चल रहा है जो हमारा शुगर मैनेजमेंट और भी बेहतर बना सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर शिवेंद्र आपसे है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में ऑल्टरनेट मेडिसिन की क्या भूमिका है जिसके बारे में लोगों को अवेयर रहना चाहिए? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायबिटीज़ के इलाज में हमारे समाज में हम लोग तो एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं और हमने एक विधा को सीखा है कई वर्षों के अध्ययन से। पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कई अन्य तरह की विधाएं भी हमारे समाज में उपस्थित हैं, हमारे ऑप्शंस में मधुमेह के इलाज के लिए। क्योंकि हमने एक एलोपैथिक विधा में अपनी शिक्षा ली है, तो मेरा किसी और विधा के बारे में कहना कि वो सही है या गलत वो उचित नहीं होगा। पर एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस विधा में हमने शिक्षा ली है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। अर्थात हमारे पास जब भी कोई दवाई या कोई प्रोसीजर हम उसको मरीजों में लाते हैं तो वो कम से कम 1 दशक या उससे ज्यादा के शोध के बाद उपस्थित होती है। और आप चाहे तो दवाई खरीदते समय या इंटरनेट पर संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं उस दवाई के विषय में, उसके इफेक्ट कितने होंगे, उसके दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट की संभावना क्या रहती है, वो भी आपको जो रेयर से रेयर होगा या आम से आम या वो भी आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस वजह से कई बार एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भ्रामक जानकारी हो जाती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में मैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, अगर ऐसी कोई मेडिसिन विधा हमारे लिए उपलब्ध है तो उसमें भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आधार पे उसको प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह का प्रयोग उसमें बिना किसी उचित शोध के उचित नहीं है। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।